हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी अभिक्रिया की आपको कोटि निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। कुछ मेथड जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम शुरू करेंगे। देखिए, पहला जो मेथड है हमारा आज की क्लास का वो है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब देखिए, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जो है वो कोई नया मेथड नहीं है या अपने आप में कोई नया मेथड नहीं है, लेकिन इसने केवल एक कंसेप्ट काम में लिया है। देखिए, इसको मैं बताने से पहले आपको अगर याद दिलाऊं तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, आप चाहो तो पुराने वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि इसको हमने सूडो यूनिमोलिकुलर या सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहा। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वास्तव में तो अभिक्रिया की कोटि दो थी, लेकिन क्योंकि जल आधिक्य में था, तो जो चीज आधिक्य में होती है उसके सापेक्ष जो है अभिक्रिया जो है उस पर निर्भर नहीं करती। तो अभिक्रिया की कोटि वास्तव में तो दो थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से, एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से कोटि क्या रह गई? एक। वही चीज इसने यहाँ काम में ली है। अब देखिए, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी अभिकारक को एक्सेस में ले लोगे या आधिक्य में ले लोगे तो उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? शून्य। मतलब वो उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं B को आधिक्य में ले लूं, एक्सेस में ले लूं, मतलब मैंने क्या करा, B को आधिक्य में ले लिया, तो अभिक्रिया की जो रेट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो भी अभिकारक आधिक्य में होगा उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निर्भर नहीं करेगी, या अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर नहीं करेगा। तो अब जो रेट है वो क्या आ जाएगी? तो जो B एक्सेस में उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगी, तो रेट आ जाएगी K A की पावर X। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं A को आधिक्य में कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके रेट। अब देखिए, यहां पर A आधिक्य में तो उस पर रेट जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, तो इक्वेशन हो जाएगी K B की पावर Y। तो देखिए, ओस्टवाल्ड ने केवल इतना कहा कि आपको जिस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालनी है उसकी कंसंट्रेशन तो आप नॉर्मल रहने दो, बाकी जितने भी अभिकारक है उन सबकी कंसंट्रेशन क्या कर दो? आधिक्य में कर दो, और उसके बाद आपके जो रेट एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो जब आपने B आधिक्य में लिया तो रेट बराबर आ गया रेट इक्वल्स टू K A की पावर X, और जब आपने A आधिक्य में लिया तो रेट इक्वल्स टू K B की पावर Y। उसके बाद ये क्या कहता है कि अब आप क्या करो, जो बाकी मेथड है उससे आप अभिक्रिया की कोटि निकाल लो। मतलब अब आपके पास एक अभिकारक रह गया A, तो यहाँ पर आप जो दूसरे मेथड आपने पढ़े, चाहे वो डिफरेंशियल मेथड हो चाहे हाफ लाइफ मेथड हो, उससे आप क्या करो? रेट निकाल लो। तो अब आपके ये जो रेट एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से आपके X आ जाएगा और उसके हिसाब से Y आ जाएगा। तो जब आप अलग अलग X और Y निकालोगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, तो n इक्वल्स टू X प्लस Y। तो इसने क्या करा? कोई नया मेथड नहीं दिया, मेथड तो वही पुराने काम में लेने, बस इसने एक कंसेप्ट दे दिया। क्या कंसेप्ट दे दिया? कि अगर आप किसी अभिकारक को आधिक्य में लोगे तो अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो वहां पर क्या होगा कि B आधिक्य में तो A रह गया, अब A के सापेक्ष आप अभिक्रिया की कोटि निकाल लो दूसरे मेथड से जो आपने पहले पढ़ रखे, X निकल जाएगा। फिर इसने A आधिक्य में ले लिया तो अब B बच गया, तो B के सापेक्ष कोटि निकाल लो तो Y आ जाएगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है, एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो देखिए, यहां पर अगर आपको ये अभिक्रिया दे रखी है तो आप क्या कहोगे? अभिक्रिया की कोटि क्या है? X प्लस Y। लेकिन वो एक शर्त डाल देगा कि B जो है वो आधिक्य में, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो जब B आधिक्य में होगा तो अब ये हो गया रेट इक्वल्स टू K A की पावर X, तो आपके अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? X। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि आपके अभिक्रिया की कोटि क्या होगी और कंडीशन क्या दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर आपको देना चाहें कंपटीशन में तो कैसे दे सकते हैं? अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, जितने भी अभिकारक हैं उनकी जो पावर है उनको आप जोड़ दो, तो वो आपकी अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। तो क्या पावर है? 2 - 1 + ½ तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि ये आपके रेट इक्वेशन है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो जितने भी आपके अभिकारक है उनके घात को आप क्या करो? जोड़ दो, ये आपके आ गया। अब इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अभी कितना आ रहा है? 3/2। अब इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब ये कह रहा है कि ये एक रेट इक्वेशन लिखी हुई है, फिर वो क्या कहता है कि B जो है उसको आधिक्य में ले रखा है।
तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिए जिसको आप आधिक्य में लोगे उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब उस पर अभिक्रिया डिपेंड नहीं करेगी। तो जब B आपने आधिक्य में ले लिया तो बच गया A और C, तो ये हो जाएगी 5/2। तो आपके क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक तो सिंपल रेट इक्वेशन लिख दे और फिर पूछे अभिक्रिया की कोटि क्या है, और एक जो है वो आपकी कह दे कि ये एक्सेस में है, अब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है। तो देखिए आप जो है अभी से ही तैयारी करेंगे कंपटीशन एग्जाम की तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वरना क्या होता है कि कई बार बच्चे शुरू में तो पढ़ाई करते नहीं है और बाद में फिर कंपटीशन एग्जाम में सोचते हैं कि अब क्या पढ़ें। तो जो आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन में 11th-12th में वही आपके आगे काम आता है। तो इसलिए जब आप शुरू से ही मेहनत करोगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे, कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मैंने आपको जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ आपसे कहा था कि यहाँ पर आप जो पॉइंट्स पढ़ते हो कि किसी भी ऑर्डर में आप क्या क्या पढ़ते हो, तो जैसे आपने पढ़ा था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, एग्जाम्पल, वहाँ पर मैंने आपको बताया था ग्राफ्स भी होते हैं। और फिर मैंने आपसे वहाँ कहा था कि ग्राफ जो है अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें ग्राफिकल मेथड आता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ की सहायता से आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन से टाइप की जो है वो रिएक्शन है। तो आप क्या करते हो, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पढ़ते हो, ठीक है। और देखिए ग्राफ को आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप ग्राफ आसानी से पहचान सकते हो कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम एक एक करके देखते हैं। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो, जीरो ऑर्डर की मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान हो तो एक आपने पढ़ा था रेट इक्वल्स टू K0, मतलब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पहला ग्राफ की बात करूं तो रेट जो है वो कांस्टेंट है, V किसको बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट जो है वो कांस्टेंट है। अब चाहे आप कंसंट्रेशन चेंज करो चाहे टाइम चेंज करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए आपने क्या देखा कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब जो रेट है उसमें कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं आती है। तो आपको अगर ध्यान हो तो रेट का जो फॉर्मूला था, यहाँ लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू K0, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी भले आप कंसंट्रेशन को चेंज करो। सेम कंडीशन टाइम के लिए है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे रेट चेंज नहीं होती, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होती है और रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो बात समझ में आ गई, चाहे कंसंट्रेशन चेंज करो तो भी रेट कांस्टेंट रहेगी, चाहे टाइम चेंज करो तो भी रेट कांस्टेंट रहेगी। हाँ, अब ये बात आई एक्स की। अब आपको अगर ध्यान हो तो जो आपके कंसंट्रेशन होती है, अब देखिए एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखना ये A माइनस एक्स है, A माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और A माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वहां पर आपके जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो थी x इक्वल्स टू K0t, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू K0। अब ये जो फॉर्मूला x इक्वल्स टू Kt, तो देखिए मैथ्स में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो y इक्वल्स टू mx का मतलब क्या है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, ठीक है। तो x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। स्लोप क्या है, m, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx को कंपेयर करें x इक्वल्स टू K0t, तो यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, x है, और x एक्सिस पे क्या है, t है। तो y इक्वल्स टू mx में स्लोप m होता है, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, K0। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है समय के साथ, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके टी हाफ और ए के रिलेशन है। तो टी हाफ और ए का फॉर्मूला जो है वो क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू A/2 K0। इसका मतलब टी हाफ जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टी हाफ बढ़ेगा। और स्लोप की अगर आप बात करोगे तो स्लोप क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx होता है, तो y इक्वल्स टू mx के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1/2 K0। तो आपको ज्यादा कुछ याद करने की या रटने की जरूरत नहीं, जो सिंपल इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या है, अगर फॉर्मूला याद है तो ग्राफ आप आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप रटने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके बस की ना हो, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि ये जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट रहती है तो आप याद कर सकते हैं। ये आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से याद हो जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या करा हमने, ये वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया, a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी प्लस ए। इसी को अगर आप चेंज करेंगे तो आपके ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने दोनों को माइनस कर दिया, फिर दोनों में a जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस के नॉट टी और a जोड़ा तो a हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है कि यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। अब देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स था, मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स है, तो ये जो माइनस एम है ये क्या बता रहा है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ऊपर जाने की जगह क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। और यहाँ इसके साथ कुछ नहीं था, इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से थी, ओरिजिन से, लेकिन इसके साथ क्या है, प्लस सी है। प्लस सी का मतलब इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, हिंदी में कहते हैं अंत्यखंड। अंत्यखंड जो है वो पॉजिटिव है, मतलब स्टार्टिंग जो होगा वो कोई पॉजिटिव वैल्यू से होगा, इंटरसेप्ट कहते हैं। और उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो ये आपके इंटरसेप्ट कहलाता है, ये जो हिस्सा है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है, इक्वेशन अगर हम देखें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, a, मतलब ये जो वैल्यू है a के बराबर है। और स्लोप जो है नेगेटिव, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस, अब देखिए माइनस एम एक्स वाई, ये तो y हो गया, ये हो गया माइनस के नॉट, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब t 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, a, और जैसे जैसे समय बीत रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या ग्राफ आएंगे, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के और जो कंसेप्ट पढ़े थे वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखिए पहला ग्राफ जो है वो है रेट और कंसंट्रेशन में। तो अगर आपको याद हो तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन, या रेट इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स आप कह सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर ए माइनस एक्स होती है, या आप आर भी लिख सकते हो। तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि रेट में और कंसंट्रेशन की जो ग्राफ है उसमें क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि जो v है वो k1 इंटू आर है, जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हो। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी पॉजिटिव स्लोप के साथ विथ ओरिजिन, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओरिजिन से। तो ये आपके इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ आ गया। इसके बाद जब आप बात करोगे टी हाफ की, तो टी हाफ का अगर आप फॉर्मूला देखोगे फर्स्ट ऑर्डर का, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1, मतलब क्या आ रहा है, यहां पर कांस्टेंट है 0.693 अपॉन K, क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो स्ट्रेट लाइन आ गई, बात समझ आ गई। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है वो डिपेंड नहीं करती तो वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ जाती है, पैरेलल लाइन आ जाती है। तो ये हो गया, तो ये ग्राफ हो गया आपका और ये ग्राफ हो गया। अब आपके जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने जो पढ़ी थी, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, लिख देता हूं यहां पर, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये जो आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, इसी को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हो इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये लिख सकते हो, दोनों ही एक अलग अलग फॉर्मेट है। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स को बता रही है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स को जब आप देखोगे तो ये तो हो गया y, ये आपके x हो गया और ये हो गया m। तो इस इक्वेशन की जब आप बात करोगे तो जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, y पे क्या आ गया, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हो लॉग r नॉट अपॉन r, a कहो या r नॉट कहो, वो क्या बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। और नीचे क्या है, a माइनस एक्स, जिसको आप लिख सकते हो r, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। बात समझ आ रही है। और ये आपके टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो आपके ग्राफ आएगा ओरिजिन से आएगा, और जो स्लोप आएगा वो आएगा k1 अपॉन 2.303। इसी को आप चेंज करके लिखोगे तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 अपॉन 2.303, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस k1 अपॉन 2.303 t प्लस लॉग a। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो y जो है माइनस एम एक्स, माइनस का मतलब स्लोप नेगेटिव है, प्लस सी का मतलब जो अंत्यखंड है या इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। तो ये आपके ग्राफ आ गया। अब जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, लॉग a के बराबर है। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इंटरसेप्ट तो आ गया लॉग a, और जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई,
माइनस k1 अपॉन 2.303। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाला, एग्जाम में कई बार आता है कि स्लोप क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ किसके लिए होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, लॉग a माइनस एक्स को आप लॉग कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं या लॉग r भी लिख सकते हो। तो ये जो आपके ग्राफ है, हालांकि ये फिर भी इतना नहीं आता, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी जो आपने अभी तक पढ़ा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, उसी टाइप से आपके ग्राफ दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला है रेट और कंसंट्रेशन। तो हमने क्या देखा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। तो जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। जीरो ऑर्डर था तो n की वैल्यू 0 थी, फर्स्ट ऑर्डर था तो n की वैल्यू 1 थी, सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 2। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 2 और यहाँ k आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है y इक्वल्स टू mx के बराबर है, स्लोप क्या आ जाएगा k, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर यहाँ आ गया और ये आ गया कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 0 थी, या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल लाइन थी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 1, सेकंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 2। अब देखिए टी हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में तो टी हाफ जो था ए पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, जबकि जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर आपको ध्यान हो तो सेकंड ऑर्डर के लिए आता है टी हाफ इक्वल्स टू 1/k2a। इसका मतलब टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/a के। तो ये आपके स्लोप जो है 1/k2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपके इस हिसाब से आ जाएगा। अब बच गए ये दोनों। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे बताया था कि जो इक्वेशन थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो थी, वो आपके दो तरह की थी। जब आपके रिएक्टेंट या तो a की पावर 2 हो या a और b अलग अलग हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं a की पावर 2 वाले थे, तो वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, k के फॉर्म में कह दें या t के फॉर्म में कह दें, k2 इक्वल्स टू 1/t x अपॉन a माइनस एक्स, या आपने ऐसे लिखा था k2 इक्वल्स टू 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ये आपने ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप चाहो तो सेकंड ऑर्डर वाला जो वीडियो है वो आप दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके बेस पे अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ये हो गया y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन में आप देखोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और स्लोप क्या आ जाएगा k2। स्लोप क्या आ जाएगा k2। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ आपके ऐसे आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो दो ग्राफ मैंने आपको बताया, एक तो फर्स्ट ऑर्डर में लॉग वाला और एक ये वाला, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर है, 1/a के बराबर। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है a माइनस एक्स की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन 1/a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये समय के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट तो हो गया 1/a और स्लोप कितना हो गया k2। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ग्राफ रट नहीं सकते। तो इसलिए क्या है कि आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के पहले सारे फॉर्मूले पढ़ो, सारे कंसेप्ट चेक करो, उसके बाद जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको आसानी से ग्राफ याद हो जाएंगे। कुछ सिंपल सी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि y इक्वल्स टू mx का मतलब क्या है कि x भी बढ़ेगा और y भी बढ़ेगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा। y इक्वल्स टू माइनस mx का मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y घटेगा, मतलब माइनस स्लोप, नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, और माइनस mx प्लस c का मतलब कि स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, अंतःखंड पॉजिटिव है। और y इक्वल्स टू mx प्लस c का मतलब स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।